हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अगर आपने अब तक डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो इंटीग्रेशन समझने के लिए पहले ये समझें कि हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम छोटी क्वांटिटीज़ को ऐड करके उन्हें इंटीग्रेट करके बड़ी क्वांटिटी बनाते हैं। पहले इसे ग्राफ से समझते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ का एरिया निकालिए, आप सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस कर्व्ड ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालिए तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हियर इंटीग्रेशन कम्स इन रोल। हम यहाँ पर पूरा एरिया निकालने के लिए पतली पतली स्ट्रिप्स कंसिडर करेंगे और उनका एरिया निकाल कर उन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पर इसकी विड्थ हम लेते हैं dx और इसकी हाइट हो जाएगी y1। ऐसे ही हमने ये एक और स्ट्रिप ली, इसकी भी विड्थ dx और ये हाइट हो जाएगी y2। इधर एक और स्ट्रिप dx, इसकी हाइट y3। ऐसे हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स ली, n स्ट्रिप्स ली। उन सब का एरिया निकाल के हम उनको ऐड करेंगे। हर एक स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा dx y1 इंटू dx प्लस y2 इंटू dx प्लस y3 इंटू dx अप टू yn इंटू dx। इन सब को ऐड करके हमें इस पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये डी यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, हर प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है। तो हमने dx उतना छोटा कंसिडर किया है कि वो एक डॉट से हल्का सा एक्स्ट्रा हो, क्योंकि फिज़िक्स और मैथ्स में मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि dx का मतलब होता है दैट द वैल्यू टेंड्स टू बी ज़ीरो। वो इतनी छोटी है कि वो बस ज़ीरो के एकदम करीब करीब पहुंची है। तो हम इन सब को बहुत छोटा कंसिडर करेंगे तो हम ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे। अब इसी फॉर्मूले को शॉर्ट में अलग मेथड से सॉल्व करने के मेथड को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब इसका सिंबल होगा एक स्टाइलिश एस नॉर्मल ऐसे बनता है, हम उसको ऐसे लंबा करके बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे हम y dx। अब ये y की वैल्यू 1 से लेकर फर्स्ट से लेकर अप टू n तक, तो 1 to n, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेट करना। अब इस फॉर्मूले में ये तो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, here n is upper limit, 1 is lower limit, dx वो वैल्यू है, dx रिप्रेजेंट करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और y को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक और पॉइंट जो लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि यहाँ पर y को x के रिस्पेक्ट में ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर वो किसी और टर्म के रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है तो वो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। इसको समझते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो ये x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, लेकिन अगर y इज इक्वल टू एस स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर या वी स्क्वायर कुछ और होता है तो वो x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट कंसिडर करेंगे उसको हम। अब जो हमारे इंटीग्रेशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट हम जब बोलते हैं जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों मेंशन्ड हो
तब उसे हम डेफिनेट बोलेंगे, और जब लिमिट्स नहीं दी होती हैं उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। टू फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमें कुछ ही यूज़ करने हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जब भी हम किसी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, इसे हमेशा याद रखना। और इस फॉर्मूला में एक और कंडीशन है दैट n कैन नेवर बी इक्वल टू 1। n कैन नेवर बी इक्वल टू -1। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम इसी में एक केस लेते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 0, दैट इज x टू द पावर 0 1, जो कि एक कांस्टेंट है। तो जब भी हम किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस सी, दैट इज जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वही वैल्यू आ जाएगी विद c, अगर वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x। इसका इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर x अपॉन log a विद बेस e प्लस c। अब इसमें हम एक कंडीशन लेते हैं, इफ़ a टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो उसकी वैल्यू होगी e टू द पावर x अपॉन log e बेस e प्लस c। और आप सब जानते हैं दैट log e बेस e इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर x प्लस c। इससे हमें पता चला कि जब भी हम e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर e टू द पावर x ही आएगा। सेम इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, अगर हम 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वही केस हो गया कि यहाँ पर n इज इक्वल टू -1 है। जो कंडीशन हमने यहाँ पर एक्सक्लूड की थी उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आंसर आता है log x विद बेस e प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये 3 एकदम बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन के। अब हम थोड़े और फार्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू साइन x। ये डिफरेंशिएशन का एकदम ऑपोजिट है। डिफरेंशिएशन में आपने देखा था अगर हम साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है cos x। साइन x को डिफरेंशिएट करने पे cos x को इंटीग्रेट करने पे sin x। सिमिलरली अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करते तो आंसर आता माइनस साइन x, लेकिन अगर हम माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा प्लस साइन x। तो जो बाकी फॉर्मूला थे tan का, cot का, वो सब आप डिफरेंशिएशन का ही याद रखना सिर्फ, और वहाँ से इंटीग्रेशन का आप निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिंपली हम कर देंगे। अगर हमें a प्लस b को इंटीग्रेट करना है तो हम इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे सिंपली, ऐसे अगर हुआ तो। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो इसमें अगर हमें uv को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर u एंड v आर इन टर्म ऑफ x, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा टफ है, आपको याद करना पड़ेगा। हम पहले u को बाहर रखते हैं, फिर हम v को इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद माइनस साइन लगाना और u को डिफरेंशिएट करना du अपॉन dx, फिर v को वापस इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरी टर्म को फिर से इंटीग्रेट करेंगे।
अब इस केस में u और v को हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम u किस टर्म को ले रहे हैं और v किस टर्म को ले रहे हैं। तो इसके लिए एक अलग से रूल है जिसे हम बोलते हैं आइलेट रूल। ये हमें प्रेफरेंस लेने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम हमारी u के लिए हमें क्या प्रेफरेंस देखनी है। u के लिए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है कोई भी इन्वर्स फंक्शन। अगर हमें कोई इन्वर्स फंक्शन मिलता है तो सबसे पहले u की जगह पे हम इन्वर्स फंक्शन को रखेंगे और सेकंड कोई भी फंक्शन है तो हम उसे v कंसिडर कर लेंगे। l पर हम लेंगे कोई भी लोगैरिथमिक फंक्शन, a पर एल्जेब्रिक फंक्शन, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड फाइनली कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, वो हमारी लास्ट प्रेफरेंस है। अगर हमें u और v दोनों इन्वर्स फंक्शन मिलते हैं तो हम किसी को भी u कंसिडर करेंगे, किसी को भी v करेंगे। दोनों ही हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक मिलते हैं, किसी को भी u किसी को भी v, सेम विद ऑल। लेकिन अगर हमें दोनों अलग अलग मिल रहे हैं तो हम u के लिए पहले प्रेफरेंस देखेंगे कि अगर वो इन्वर्स फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन को हम पहले u कंसिडर करेंगे। तो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं इंटीग्रेशन पर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपने फॉर्मूला। फर्स्ट वाज x की पावर n है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैं यहाँ पे वो साइन और dx सब अभी नहीं लिख रही हूँ। e या फिर a की कंसिडर करते हैं। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e, और एक था 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है log x विद बेस e। इनडेफिनेट होगा तो हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे और अगर डेफिनेट होगा तो हम लिमिट्स पुट करके सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करना है अभी आपको बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 1 अपॉन रूट एक्स यानी x की पावर हो जाएगी -12। इस फॉर्मूला में हमारी लिमिट थी कि x कैन नेवर बी इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ पर n कैन नेवर बी इक्वल टू -1। यहाँ पर n की वैल्यू -12 है तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x की पावर हाफ अपॉन हाफ 2 रूट एक्स प्लस सी। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx के रिस्पेक्ट में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्लस और माइनस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो हम नॉर्मली सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x क्यूब n इज इक्वल टू 3, तो आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 4, इधर 3 है अपॉन n प्लस 1 4 माइनस n इज इक्वल टू 2, तो x की पावर 2 प्लस 1 3, आगे 5 रहेगा अपॉन n प्लस 1 2 प्लस 1 3 4, इधर x की पावर 1 है, x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन 2, ये कांस्टेंट है 2 लिखा, और साथ में x, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है तो हमने 0 प्लस 1 किया अपॉन 0 प्लस 1 किया तो 2x आ जाएगा। और क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है साथ में प्लस c। अब इसमें कुछ और सॉल्व हो रहा है, यहाँ सॉल्व हो रहा है, तो 3x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c।
ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हमने इंटीग्रेशन की फॉर्मूला में कोई भी u/v का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 होल की पावर -1 dx। अब -1 है तो इस पर हम x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ लगेगा 1/x का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log विद बेस e x। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि ये पूरी टर्म x हमें मतलब हम इस पूरी टर्म को x कंसिडर कर लेंगे। अगर यहाँ पर x होता तो हमें उसका फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें 2x + 3 का फॉर्मूला हम नहीं जानते कि एक के साथ वेरिएबल है एक के साथ वेरिएबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करें, तो हम इस पूरी टर्म को पहले x कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा log विद बेस e, सिर्फ हमें x लिखना है 2x + 3, इतना हुआ। अब उसके बाद x के साथ जो भी वैल्यू है उसे हमें डिवाइड कर देना है 2, इस पूरे के साथ डिवाइड करना है, यानी या फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 log बेस e 2x + 3, और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो साथ में एक कांस्टेंट ऐड किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 2e to the power -x/3 dx। अब इधर भी हमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन पता है, e की पावर -x का भी हम कर सकते हैं, लेकिन e की पावर -x/3 आ रहा है तो यहाँ पर भी हमें वही चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले तो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x/3 dx। अब पहले इस पूरी टर्म को हम x कंसिडर करते हैं, तो उसे इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -x/3 आ गया। उसके बाद जैसे यहाँ बोला था कि x के साथ जो भी टर्म है उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, सेम यहाँ करेंगे। x के साथ है -1/3, तो इधर आ गया -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, -6e to the power -x/3, ये आपका आंसर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का कर लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। जैसे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 1 dx। इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट हमारी है 0, अपर लिमिट है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेट पहले हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करते हैं। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3। सिंपल है, आप सब कैच कर पा रहे होंगे भी साथ साथ। हमने 2 + 1 किया, अपॉन में 2 + 1 फिर से किया। कांस्टेंट है 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इतना हुआ। अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो अब इस पूरे पे ब्रैकेट लगाया। हमें इसे करना है फ्रॉम 0 to 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो पहले हम 3x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, तो हमने लिखा 3³ + 3 माइनस ये पूरा एक टर्म, इसमें से हम लोअर लिमिट पुट करके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0³ + 0, ये पूरा तो हो जाएगा हमारा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 + 3 दैट इज़ 12। अब इस केस में हमने कांस्टेंट ऐड नहीं किया क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन था। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 8x + 3। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 8x पावर है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 3x, इधर x की पावर 0 है तो हमने 0 + 1 किया अपॉन 0 + 1 प्लस c।
कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे 8x² अपॉन 2 प्लस 3x प्लस c, ये हो जाएगा 4x² प्लस 3x प्लस c। अब यहाँ यूजुअली एक क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि हम हर बार एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में कांस्टेंट ऐड क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं डिफरेंशिएशन में, तो हमने 4x² प्लस 3x और साथ में मैंने लिया मान लो 7, और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 आगे आएगा, 4 इंटू 2 8, x की पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ आपने देखा कि हमने डिफरेंशिएट किया तो ये 7 जो एक कांस्टेंट था उसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है कि मे बी डिफरेंशिएशन टाइम पे कोई कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू अब हमें नहीं पता। तो जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये c उस अननोन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन लेते हैं तो अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अपर लिमिट का c और लोअर लिमिट का c कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में कभी भी लास्ट में c ऐड नहीं करते हैं, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में हम लास्ट में एक c ऐड करते हैं। सो that was all about इंटीग्रेशन। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन हम क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तब देखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ नया होगा तो वहाँ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।